सो कल हमने कुकीज़ पढ़ा था और फायरवॉल पढ़ रहे थे, तो फायरवॉल से दोबारा से एक बार देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के एग्ज़ाम से आप अगर देखें तो फायरवॉल 3 आउट ऑफ 5 टाइम्स पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो फायरवॉल क्या होता है? आप लोगों को मेरी वॉइस ऑडिबल है? एक बार कोई कंफर्म करेगा आप में से? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, सो फायरवॉल के बारे, क्योंकि देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको सबको ही इस बारे में पता होना चाहिए, तो कुछ पूछा जाए। ठीक है, तो फायरवॉल क्या होता है? जस्ट लाइक आपका जैसे घर होता है, ठीक है, तो घर पे जैसे आप कुंडी लगा के रखते हो अंदर की तरफ से, जो भी आपका दरवाजा एंट्रेंस गेट होते हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई यहाँ से एंटर कर सकता है, तो आप उसे अंदर से लॉक करके रखते हो अपनी सेफ्टी के लिए। वैसे ही एक कंप्यूटर या मोबाइल या कोई भी डिवाइस जब एक नेटवर्क में होता है, तो अपनी सेफ्टी के लिए वो फायरवॉल इंस्टॉल करके रखता है। ठीक है, तो ये हार्डवेयर लेवल पे भी वर्क करता है और आपके सॉफ्टवेयर लेवल पे भी वर्क करता है, आपके सिस्टम को नेटवर्क से प्रिवेंट करने के लिए, ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर सके, कोई आपके डेटा के साथ छेड़खानी ना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार गो थ्रू करते हैं फायरवॉल को, कि firewalls are software programs or hardware devices that filter and examine the information coming through your internet connection। मतलब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी होते हैं फायरवॉल, और आपके हार्डवेयर डिवाइसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, all messages entering or leaving the intranet pass through the firewall, which examines each message and blocks those that do not meet the specified security criteria। जैसे आपको अगर किसी मॉल में या कहीं एंट्री करनी है, मान लीजिए, ठीक है, तो आप अगर मूवी देखने जाते हैं, तो अब आपके पास वैलिड अगर मूवी का टिकट नहीं होगा, तो क्या वो मूवी हॉल में आपको एंट्री करने देते हैं? नहीं। तो वही चीज यहाँ पे भी है, जब तक आपके पास ऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होगा किसी एक एंट्री के लिए, तब तक आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। सेम वही हाल है सिस्टम में भी। फायरवॉल को लगेगा कि ये आपके सिस्टम के लिए डेंजरस है, तो वो आपको उसको आपके सिस्टम में एंट्री नहीं करने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक नेटवर्क में अगर हम देखें, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि विद इन अ नेटवर्क एक सिस्टम प्रोन हो जाता है आउटसाइड एक्सेस के लिए। अनऑथराइज्ड आपका कुछ भी कंटेंट उसमें से शेयर किया जा सकता है। So you need a firewall to protect your confidential information from those not authorized to access it, जिनको access जो authorized नहीं है उनसे prevent करने के लिए, and to protect against malicious users and accidents that originate outside your network। मान लीजिए फायरवॉल, कई बार अपने वीडियो गेम अगर आप खेलते होंगे, तो कुछ वीडियो गेम्स ऐसे होते हैं, जब आप मल्टीप्लेयर खेल रहे होते हैं, ऑनलाइन गेमिंग कर रहे होते हो, तो दैट टाइम आपका डिवाइस उस नेटवर्क में एक्सेस ले चुका होता है, और उसके थ्रू आने वाले डेटा पैकेट्स को आपका फायरवॉल क्या कर रहा होता है? बिना चेक किए परमिट कर रहा होता है। तो उस टाइम पे हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रोन रहता है अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए। तो जो हैकर्स या फिर जो अदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, वो उन्हीं टाइम्स का वेट कर रहे होते हैं, ऐसे ही टाइम का वेट कर रहे होते हैं आपके नेटवर्क सिस्टम को एक्सेस लेने के लिए। इवन अभी जो रिसेंट में अटैक्स हुए हैं, आपने देखा होगा प्रिंटर भी वाईफाई से कनेक्टेड रहते हैं, और अगर वाईफाई से कनेक्ट है, दैट मीन्स वो प्रिंटर किससे कनेक्टेड है? नेटवर्क से। तो प्रिंटर के जो वाईफाई कनेक्शन था, उसके थ्रू आपके बैंक के सिस्टम्स का सॉफ्टवेयर हैक हुआ है, लास्ट जो इंसिडेंट्स हमने इस तरीके के किए थे। तो नेटवर्क यहाँ पे आपके सिस्टम पे ही आपको प्रोटेक्शन नहीं देनी, नेटवर्क में आपका और भी डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकते हैं, आपका प्रिंटर उससे कनेक्टेड हो सकता है। उसके अलावा आपके यहाँ कुछ भी टीवी, जैसे आजकल एंड्रॉयड आते हैं, स्मार्ट टीवीज आते हैं, वो भी आपके यहाँ इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। तो उन जो भी चीज आपके यहाँ नेटवर्क से कनेक्ट हो गई, नाउ हैकर्स कैन एक्सेस योर नेटवर्क थ्रू दैट। वो मतलब आपके नेटवर्क से अगर कोई भी चीज कनेक्टेड है, तो वो किसी भी चीज के थ्रू एक्सेस गेन कर सकता है आपके सिस्टम पे।
तो हमें हमारे सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए जो फर्स्ट जो फाइटर हमें दिया गया है एक तरीके से नेटवर्किंग में, वो है फायरवॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जैसे फायरवॉल का अगर फंक्शनैलिटी पूछे तो ये केवल उन्हीं को एक्सेस देता है जो ऑथराइज्ड होते हैं, अनऑथराइज्ड वाले को वो एक्सेस नहीं देगा। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फायरवॉल एंड असेंडिंग ऑर्डर में हम यहाँ पे देख रहे हैं इनको। पैकेट लेयर, सर्किट लेयर लेवल, एप्लीकेशन लेयर एंड प्रॉक्सी सर्वर्स। पैकेट लेयर क्या होता है? ये एनालाइज करता है नेटवर्क के ट्रैफिक को ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल लेयर पे। ठीक है, दूसरा है सर्किट लेवल पे, दैट वैलिडेट मतलब क्या होता है? वैलिडेशन लगे होते हैं हमारे फायरवॉल पे। वैलिडेशन यानी कि हम उसको पहले से ही फायरवॉल को डिस्टिंग्विश कर चुके हैं कि ये चीजें वैलिड हैं मेरे कंप्यूटर में आने के लिए, और ये चीजें जिनको मैं टिक नहीं करूंगा, चेक नहीं करूंगा, वो सब इनवैलिड होंगे। तो जब वो मेरे कंप्यूटर में एक्सेस मांग रहे होंगे नेटवर्क पे, तो जिन जिनको मैंने वैलिडेट किया होगा उनको ही चीजों को एक्सेस किया जाएगा सिस्टम पे। ठीक है, तो हमारा डेटा नेटवर्क में पैकेट्स के फॉर्म में है, तो उन्हीं पैकेट्स को वैलिडेट करेगा जिनको हमने, जिस कैटेगरी को हमने परमिट किया होगा। देन आता है एप्लीकेशन लेयर। दिस ensures valid data at the application layer level before connecting. And then proxy server. प्रॉक्सी सर्वर मोस्टली आपने कभी अगर सुना हो, जैसे आप प्रॉक्सी का एक एग्जांपल देते हैं। आपकी जगह किसी और ने आपकी अटेंडेंस लगाई, उसे प्रॉक्सी बोलते हैं। मतलब आपके बिहाफ पे कोई और एक्ट करके गया वहां पे। ठीक है, तो सेम सिस्टम में भी होता है। प्रॉक्सी सर्वर्स हम यूज करते हैं कई बार। हम बैठे यहाँ पे होते हैं बट हमें कई बार अपनी डायरेक्टरी, अपना जो प्रॉक्सी होता है वो यूके या यूएस का दिखाना होता है, तो हम प्रॉक्सी सर्वर्स का यूसेज करते हैं वहाँ पे। क्योंकि कई ऐसे सॉफ्टवेयर, कई ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जो यूएस के ही उस पे चल सकते हैं, सर्वर पे। तो हम क्या करते हैं, यूएसए का सर्वर सॉरी अपने सिस्टम पे तो ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, प्रॉक्सी चलाते हैं उस टाइम पे अपने सिस्टम पे। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अटैक्स टू फायरवॉल्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट? किस तरह के अटैक से हमें हमारा फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है? बैकडोर एक्सेस। बैकडोर एक्सेस का ये जो अगर मीनिंग ही हम देखें तो चोर मोस्टली, जैसे आपने देखा होगा घरों में, मेन गेट से नहीं एंट्री करता है, या तो छत से आ रहा होता है या पीछे के दरवाजे से या खिड़की, उस तरह। तो सेम यहाँ पे भी नेटवर्क में हमारा यही है, एंट्री पॉइंट दिखाता कुछ और है बट एक्सेस हमें बैकडोर से। मतलब हमारा एक लेवल पे प्रोडक्शन तो हमने चला रखा है, बट उस प्रोडक्शन की जो रेंज थी, उस रेंज के बाहर से हमारे सिस्टम में एंट्री हुई थी। तो हाउ a backdoor refers to any security holes or bugs. Security hole or bugs that, when exploited, allow unauthorized control over the program. मतलब एक रेंज थी, उस रेंज के अंदर ही सिस्टम के अंदर एंट्री हो सकती थी। आपने कोई और चीज, ऐसी चीज डाली सिस्टम में, सॉफ्टवेयर या कोई वॉर्म या वायरस डाल दिया जिसने आपको बता दिया, उसने वैलिडेशन लगा दी उस चीज पे कि आप इस चीज को आज के बाद वैलिडेट कर दोगे, ये सही चीज है आपके सिस्टम के लिए। बट एक्चुअल में क्या था, वो आपको एक्सेस उस चीज को नहीं देना था वहां पे। किसी बच्चे का ड्रॉप हो गया है अपना नेटवर्क, एक मिनट होल्ड करना। सॉरी। ओके, सो देन आता है रिमोट लॉगिन हाई चेकिंग। रिमोट लॉगिंग क्या होता है? आप बैठे यहाँ पे हो बट आपका फ्रेंड यूके में है। ठीक है, आप उसे कुछ हेल्प करना चाहता हूँ, वो अपने एक सॉफ्टवेयर या किसी भी वर्क में आपसे हेल्प चाहता है जो आपको आता है। तो वो क्या करेगा, अपने सिस्टम का रिमोट एक्सेस आपको देगा। रिमोट एक्सेस यानी कि आप दिल्ली में बैठ के उसका जो यूके में, इंग्लैंड में सिस्टम पड़ा हुआ है, उस पे आप वर्क कर रहे होंगे। सेम जैसे आपके सामने ये सिस्टम रखा हुआ, वैसे ही आप अपने सिस्टम से उसका सिस्टम चला रहे होंगे रिमोट एक्सेस के थ्रू। ठीक है, तो कई बार हम रिमोट एक्सेस जब देते हैं तो वहां पे भी आपका सिस्टम
हाईजैक हो जाता है। तो इस तरह के आपको जो अटैक्स होते हैं इनसे भी आपको ये प्रिवेंट करता है आपका फायरवॉल। A remote desktop allows you to connect and control your computer from another location over the internet. However, hackers can hijack the login, access your machine and steal your files within that duration. जब उस टाइम की ड्यूरेशन में ही जब आप रिमोट एक्सेस दे रहे थे अपने किसी को, दैट टाइम ही उसने अपने आपके सिस्टम को क्या कर लिया, एक्सेस गेन कर लिया। ईमेल अब्यूज, दिस टाइप ऑफ अटैक टारगेट्स, ये तो नाम से पता चल रहा है आपको कि आपको जो ईमेल उस तरह की नहीं चाहिए थी। एंड और हमारे पास क्या होता है सिस्टम में, मान लीजिए 1000 मेल ही आ सकती हैं और आपको 1000 मेल एक ही सेकंड के अंदर शूट कर दी किसी ने, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका इनबॉक्स फुल हो जाएगा और आपको जो जरूरी ईमेल्स आनी थी वो ईमेल आपको नहीं आ पाएगी। ठीक है। सोर्स राउटिंग, सोर्स राउटिंग क्या होता है कि मैंने आपको कोई मैसेज भेजा, ठीक है, बट आप डिस्टेंट प्लेस में थे, मल्टीपल राउटर्स के थ्रू वो गो थ्रू होते हुए आपके पास जा रहा था और जो हैकर्स थे उन्होंने उस राउटर को इस तरह से इंस्ट्रक्ट किया कि जो आपने मैसेज भेजा था वो तो उसके पास आ गया और कोई एक डमी मैसेज जो रिसीवर था उस एंड पे पहुंचा। तो राउटिंग को सोर्स, जो आपका सोर्स, सोर्स आप हो, जो भेजने वाला उसे सोर्स बोला जा रहा है यहाँ पे, कि जो भी मैसेज भेजा उसकी राउटिंग को चेंज कर दिया हैकर्स ने। तो फायरवॉल हमें यहाँ पे प्रिवेंट करता है इस तरह के जो राउटेड मैसेजेस या कोई अनऑथराइज तरीके से हमारे पास राउट होके मैसेज आ रहा है। ठीक है। देन आता है HTTPS। आपने HTTP पिछले चैप्टर में पढ़ा था प्रोटोकॉल्स में, सेम वैसी तरीके से ये भी वर्क करता है। एंड इट हेल्प्स प्रिवेंट इंट्रूडर्स फ्रॉम टैम्परिंग विद द कम्युनिकेशंस बिटवीन योर वेबसाइट्स एंड योर ब्राउजर्स। सेम HTTP की तरह ही है एक तरीके से। और आपका वेबसाइट और जो आपका ब्राउजर है, सर्वर पे वेबसाइट पड़ी हुई है और घर पे बैठ के आप ब्राउजर के थ्रू किसी भी पेज को एक्सेस मांगते हो, तो वो रिक्वेस्ट भेजता है आपके सर्वर पे, वेब पेज अगर वहां पे होगा तो वो वेब पेज को हमें लोड करके आपके ब्राउजर में ओपन करके दे देता है। ठीक है। HTTPS uses the code and secure SSL मैंने आपको पहले पढ़ाया था। सिक्योर सॉकेट लेयर, ये एक तरीके से लाइसेंस होता है आपकी सिक्योरिटी के लिए, एक मतलब लाइसेंस होता है एक तरीके से। ये लेयर हमें हमारी वेब पेजेस को, वेब सर्वर को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। क्योंकि आपका वेब पेज जैसे हमने ओपन किया www.facebook.com, तो आपके सामने, सबके सामने सेम पेज आएगा। बट कई बार क्या होता है, वो लोग उस फेसबुक की पेज की जो कोडिंग है HTML की, कि उसको ही मॉडिफाई कर देते हैं। तो वहां पे हमें कौन प्रिवेंट करता है, हमारे जो सर्वर पे डेटा पड़ा हुआ है, SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है। और इसी को हम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी भी बोलते हैं। ठीक है। और ये किस तरीके से प्रिवेंट करता है, तो देखिए, द डेटा टू बी सेंट और एन्क्रिप्टेड, यूनिक एन्क्रिप्शन की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है, ये टर्म्स होती हैं, इनके बारे में आपको समझाते हैं। जैसे एक मैसेज भेजने वाला बंदा है और एक रिसीवर एंड पे आर है, मान लीजिए S सेंडर है और R रिसीवर है। ठीक है। जब सेंडर कोई डेटा भेजेगा विद इन अ नेटवर्क, तो अगर उसने उसी ओरिजिनल फॉर्म में डेटा भेजा तो वो प्रोन है, आपको कोई भी उसको हैकर आराम से उठा लेगा। मान लीजिए आपको घर पे किसी ने फोन किया कि बेटा मेरे को शॉपिंग करनी है, क्रेडिट कार्ड की जरा डिटेल भेजिए। आपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल टेक्स्ट करी, भेज दी। अब विद इन ए नेटवर्क वो तो अनसेफ है एक तरीके से। तो क्या होता है वहां पे, जो सिक्योरिटी लेवल आपका बढ़ाया जाता है, जैसे व्हाट्सएप पे भी आपने कभी देखा होगा, दिस मैसेज इज इनक्रिप्टेड फॉर योर सिक्योरिटी, इस तरीके से लिखा हुआ आता है। ठीक है। तो वो एनक्रिप्टेड क्या कर रहा है कि जिसको आप नहीं जानते, जिसका नंबर आपने सेव नहीं किया हुआ, तो उसको तब तक आपके मैसेजेस का कंप्लीट एक्सेस नहीं देगा, बैक वाला, बैकग्राउंड डिटेल वाला एक्सेस नहीं देगा। ठीक है। तो सेंडर ने जब मैसेज भेजा नेटवर्क में, तो सबसे पहले वो डेटा एनक्रिप्ट हुआ। एनक्रिप्ट यानी कि एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है जिसे डिकोड करना मुश्किल है। ठीक है। मतलब एक नॉर्मल, अगर एज ए ह्यूमन बीइंग हम हैं, तो हम वो एनक्रिप्टेड डेटा को, हमें बहुत टाइम लगेगा डिकोड करने में। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय दैट टाइम उतने में तो मेरे पेरेंट्स उस डिटेल को डाल के उस OTP, जो वन टाइम पासवर्ड मैंने जनरेट करके भेजा है,
उसको यूज करके शॉपिंग भी खत्म हो चुकी होगी, ठीक है। तो जब तक उसने क्या किया, हमें थोड़ा सा टाइम दिया कि जो हैकर्स थे उस इनक्रिप्टेड डेटा को जब तक डिक्रिप्ट कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैसेज ओरिजिनल फॉर्म से सेंडर के एंड पे एनक्रिप्ट हुआ, नेटवर्क में ट्रेवल किया उसने एनक्रिप्टेड फॉर्म में, और जब रिसीवर एंड पे पहुंचा तो सेम वैसे ही डिवाइस जो सेंडर के एंड पे था जिसने उसको एनक्रिप्ट किया, वैसे ही डिवाइस आपके रिसीवर एंड पे है जिसने उसको क्या किया, डिक्रिप्ट किया, यानी उसी फॉर्म में वापस ले आया जिस फॉर्म में सेंडर ने वहां से भेजा था, ठीक है। तो ये था इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। और एक टॉपिक आता है क्रिप्टोग्राफी, ये उसके अंडर आता है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी यानी CRYP, क्रिप्ट CRYP TOGRAPHY, क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक। देन आगे बढ़ते हैं। साइबर क्राइम एक टॉपिक है हमारा यहाँ पे। साइबर क्राइम में हमें क्या करता है, जैसे कोई भी आप पे विद इन ए नेटवर्क आपके साथ कुछ गलत होता है, जैसे आपको कोई फ्रॉड होता है, आपको कोई अब्यूजिव टेक्स्ट करता है, या आपका कोई प्रोफाइल का सारा फोटोज डाउनलोड करके आप ही के नाम से कोई और प्रोफाइल क्रिएट करता है और आपके फ्रेंड्स को आपके बिहाफ पे टेक्स्ट कर रहा होता है। तो बेटा आप लोग म्यूट कर दीजिए, अदरवाइज मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। हिमांशु, then cyber crime पे थे। Any crime that involves a computer and a network is called computer crime. In other terms, it is a crime in which a computer is the object of the crime. मतलब जो crime आपका होगा वो आपके सिस्टम के थ्रू होगा, like hacking, phishing, spamming, और it is used as a tool to commit an offense, ठीक है। hate crime, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इस तरीके से, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं इसमें, स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट साइबर क्राइम, कैसे हम साइबर क्राइम से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। मेक श्योर योर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इज करंट, अप टू डेट होना चाहिए। लॉक और लॉग ऑफ योर कंप्यूटर व्हेन स्टेप अवे, जब भी आप अपने सिस्टम से उठ के कहीं और जाओ तो उसे या तो लॉक करो या फिर लॉग ऑफ कर दो उसमें से, ठीक है। जैसे आप अपने फ्रेंड के मोबाइल फोन में अगर अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करते हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जैसे उसको आपका यूसेज खत्म हुआ उसमें से लॉग आउट करोगे, ठीक है। और लॉग आउट करने के बाद अपना पासवर्ड उसमें से डिलीट करोगे, ठीक। तो हो सकता है उसमें कैश में उसने सेव कर लिया हो, घर जाके ब्राउजर ओपन करेगा, आपका अकाउंट फिर ओपन हो जाएगा और वो सब पढ़ लेगा कि आप किस किस से चैट करते हो, कहाँ क्या करना चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। देन गो ऑफलाइन व्हेन यू डोंट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन, आपको जब भी इंटरनेट की जरूरत नहीं है तो आप खुद को ऑफलाइन करो। ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कई बार प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बावजूद कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं, अगर आप नेटवर्क में हो तो योर फायरवॉल और आपके जो एंटीवायरसेस हैं वो भी आपको प्रिवेंट नहीं कर पाते, कई ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है। कंसिडर शेयरिंग लेस ऑनलाइन, कोशिश करो कि मोस्टली जो डेटा हो वो आप ऑफलाइन शेयर करो एक दूसरे से इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन, अगर ये कोई हाई लेवल आपका सिक्योरिटी डेटा है, ठीक है। थिंक ट्वाइस अबाउट यूजिंग पब्लिक वाईफाई, कई बार मोस्टली देखा गया है ये, आपको अगर कुछ इस बारे में डिटेल दी जाए। पब्लिक वाईफाई यानी कि जैसे आपने देखा होगा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे पब्लिक वाईफाई अवेलेबल होता है। तो कई बार वहाँ पे हैकर्स भी उसी अपने गलत इरादे के साथ उस नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो फ्री होता है तो मोस्टली टाइम पास करने के लिए लोग जैसे एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन में बैठे होते हैं तो उस वाईफाई को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आपका सिस्टम नेटवर्क में आ चुका है और नेटवर्क में आते ही वो सामने वाला जो आपका वेट कर रहा था कि सिस्टम कोई आए जिसमें लूप होल मिलेगा सिक्योरिटी में, जिस सिस्टम में वो उसकी डिटेल अपने पास ग्रैब कर लेगा, एक्सेस आपके सिस्टम का अपने पास ले लेगा, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, व्हेन इन डाउट डोंट क्लिक, जब भी डाउट लगे
क्लिक मत करना अननेसेसरीली कहीं पे भी। कई बार क्या होता है, आपका सेम पेज, जैसे आपके बैंक का पेमेंट पेज होता है, वैसे ही पेज वेब पेज डुप्लीकेट किया जाता है। आपने कोई चीज शॉपिंग करनी है तो जो पेज बैंक का आना था उसके यहाँ पे आपको हैकर वाला पेज लोड होता है। आप डिटेल डाल रहे होते हो, बट कई बार कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, कुछ, देखो मोस्टली आधे से ज्यादा लोग को नहीं पता चलता ये क्या पेज लोड हुआ, क्योंकि ऊपर सारी डिटेल, उनको डेली यूसेज तो होता होता नहीं है, तो वो सारी डिटेल तो सेम है, पेज का डिजाइन, पूरा कलर, पूरा टेक्स्ट का लेआउट, फॉन्ट्स, सब कुछ सेम रखा जाता है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये रॉन्ग पेज है एक तरीके से। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं हम अपने इस चैप्टर में। फिशिंग, it is a cyber attack that uses disguised email as a weapon. The attackers masquerade as a trusted entity of some kind. The goal is to trick the email recipient into believing that the message is something they want or need. एक स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट, हमारी मोस्टली नीड क्या होती है कि मुझे कोई वीडियो गेम फ्री में मिल जाए, या फिर कहीं से मेरे पास पॉकेट मनी घर से कम है, मेरे को कोई अच्छी पॉकेट मनी मिल जाए तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लूंगा या शॉपिंग कर लूंगा। कई बार कुछ कंपनीज होती हैं जो कुछ गिव अवे करके चलाते हैं। गिव अवे इन द सेंस, आप इस पे क्लिक करो, आपको 200 रुपीज बैलेंस मिलेगा। एक्चुअल में वो डेटा कलेक्ट कर रहा होता है आपका, आपसे एक फॉर्म भरवाएगा। या फिर कई बार आपने फेसबुक पे देखा होगा, आई वुडंट रिकमेंड एनी वन ऑफ यू, आपको दिखाता है आपके और आपके दोस्त पे कितना परसेंटेज फ्रेंडशिप है। आप वहाँ पे सबसे पहले अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के उसमें एक्सेस लेते हो, और उसमें क्वेश्चन के आंसर दे रहे होते हो, बट एक्चुअल में वो क्या कर रहा होता है, वो आपकी डिटेल फेच कर रहा होता है। उसी तरीके से कई बार हमारे पास मेल आते हैं, यू हैव वॉन अ लॉटरी और $10,000, जस्ट प्रोवाइड अस योर अकाउंट डिटेल सो दैट वी कैन ट्रांसफर यू दिस मनी। ठीक है, आपने उसे अकाउंट डिटेल दी, अब उसको बस ओटीपी लेना है, मोबाइल के आपके नंबर की क्लोनिंग मारेगा, तुरंत आपके मोबाइल से मैसेजेस ब्लॉक कर देगा। आज के बाद वो मैसेजेस आपको नहीं आएंगे, उसके पास जो उसने क्लोन करके नंबर रखा है उसमें जाएंगे, और कार्ड की डिटेल तो है ही उस पे, उसने जहां भी शॉपिंग करनी होगी कार्ड की डिटेल डालेगा, ओटीपी उसी पे आएगा, आपके बिहाफ पे शॉपिंग वो कर रहा होगा और बिल आपके पास आएगा। ठीक है, जब तक आपको पता चलेगा कि आपके मोबाइल पे एसएमएस आने बंद हो चुके हैं, तब तक वो बहुत बड़ा अमाउंट आपको नुकसान पहुंचा चुका होगा उस तरीके से। सो डोंट गो थ्रू टू दैट टाइप ऑफ फिशिंग। फिशिंग मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटा डाला जाता है, वैसे ही हमारे पास से हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए फॉर्म्स बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे तरीके निकाले जाते हैं कि जो आपको लुभाते हैं कि हाँ मेरे को ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है। ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट फिशिंग, ऑलवेज चेक द स्पेलिंग ऑफ द यूआरएल्स बिफोर क्लिक। अब कई बार देखा है www.facebook.com है, कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फेस बी के बाद ट्रिपल ओ के उस तरीके से वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं। अब जब आप टाइप कर रहे होते कई बार एंटर मारते हो, आप ध्यान नहीं देते कि फेसबुक खुला या कुछ और खुला, या कोई और वेबसाइट खोल ली थी और कोई और वेबसाइट ओपन हो चुकी होती है आपके सामने, और वहां आप अपनी वर्किंग शुरू कर देते हो और बाद में पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन तो गलत वेबसाइट में डल गई है। अब वो जो चाहेगा उस डिटेल के साथ कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस आप उस कार्ड को या अकाउंट को ब्लॉक ना कराओ। वॉच आउट फॉर यूआरएल redirects that send to a different website with identical design। कई बार एक जगह क्लिक करते हैं वो किसी और वेबसाइट में हमें फेंक रहा होता है, तो वो भी आपको फिशिंग के लिए लीड कर रहा होता है, आपको कहीं और भेज रहा होता है। ठीक है, if receive an email from a that seems suspicious, contact that source with a new email rather than just hitting reply। कई बार हम मेल्स का रिप्लाई ही कर देते हैं इंस्टेड ऑफ उसको एक फ्रेश मेल लिखो। अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा सही नहीं है तो आप उसी की मेल पे रिप्लाई मत करो, आप उसे एक फ्रेश, उसका ईमेल एड्रेस तो ऊपर आता ही है जिसने भेजा है, उसको एक फ्रेश ईमेल भेजो कि वो आर यू करके, उस जो ईमेल उसने भेजा उस पर मत करो रिवर्ट रिप्लाई क्लिक करके, क्योंकि कई बार हमारे कोड में हमने प्रोग्राम किया रहता है रिप्लाई वाले को क्लॉज के साथ कि if the sender clicks and reply that means he is granting us the access of some information which whatever we need।
करके। तो वो सारी इंफॉर्मेशन रिप्लाई बटन पे जब हमने उसको वापस भेजी तो हमारी आईपी की डिटेल या और भी सारी डिटेल्स वो हैक कर सकता है उस तरीके से। ठीक है। Don't post personal data like your birthday, vacation plans or your address or phone number publicly on social media. अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, वैकेशन प्लान्स और बर्थडे पहले से हमें इन चीज़ों में सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिशिंग से बचने के लिए। आपने डाला आप नेक्स्ट मंथ मालिबू घूमने जाने वाले हो, आपको मेल आएगा मालिबू डील ऑन 30,000 ओनली फॉर 5 days। आपने तो 1 लाख का लिया था, अब आप क्या करोगे, उस 30,000 वाले पे क्लिक मारोगे तुरंत, क्योंकि आपको 1 लाख कैसे ले रहा है पहले वाला, आपको तो 30,000 में यहाँ पे डील मिल रही होगी ना। और वो उसने कैसे पता किया, आपने जब सोशल मीडिया पे शेयर किया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली कि आपका क्या वैकेशन प्लान है, उस बेसिस पे ही आपको आपके इंटरेस्ट की फिशिंग की चीज उसने सेंड करी है। आगे बढ़ते हैं। इलीगल डाउनलोडिंग और कॉपीराइट्स इशू मैंने एक बार पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। लेट्स सपोज यू आर अ मूवी डायरेक्टर और सॉन्ग कंपोजर, सॉन्ग डायरेक्टर। ठीक है, आपने बहुत मेहनत करके महीना भर लगा के एक छोटा सा मूवी बनाया 15 मिनट का, और आपने रेवेन्यू के लिए उसे अपनी साइट पे डाल दिया, अपनी खुद के पर्सनल वेबसाइट पे www.satyamswaraj.com। उसने एक गाना लिखा था, सत्यम ने एक वीडियो लॉन्च की और वीडियो बनवा के अपना करोड़ों का खर्चा करके बेचारे ने एक वीडियो बना के अपने वेबसाइट पे लोड कर दिया। ठीक है, नाउ क्या होगा, जो जो उसकी वेबसाइट से उसको डाउनलोड करेगा, तो 1 रुपए 2 रुपए या जो भी उसकी प्राइस होगी उस सॉन्ग को ऑनलाइन परचेज करने की, रेवेन्यू मिलता रहेगा सत्यम को। तो क्या होगा, सत्यम को नेक्स्ट फ्यूचर एंडेवर्स, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए पैसा आएगा, अपना घर चलाने के लिए पैसा आएगा, क्योंकि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो एज ए कंपोजर डायरेक्टर अगर है तो उसको केवल सोर्स ऑफ इनकम ही वही है। बट हम क्या करते हैं, वही गाना गूगल पे फ्री में डाउनलोड करते हैं। तो फ्री में जब डाउनलोड करते हैं, क्या जो बनाने वाला है उसे एक भी रुपया मिला, उसने जो मेहनत करी उसको कुछ मिला उस चीज के लिए? तो वही चीज इलीगल डाउनलोडिंग कहलाती है। और यहाँ पे एक टर्म आती है डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, DRM बोलते हैं उसको, जो प्रिवेंट करता है जो भी आपका मल्टीमीडिया है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, कोई सॉन्ग है, कोई वीडियो है, अगर वो ऑनलाइन पड़ी है और डिजिटल फॉर्म में है, तो हमें उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे प्रिवेंट करना है। अब जैसे नेटफ्लिक्स है, उसमें सीरीज होती है, वेब सीरीज, मूवीज होती हैं, कंटेंट है, कुछ भी आपको तभी एक्सेस देता है जब आप उसको सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, तभी तो वो उस मूवी वाले को पैसे दे पाएगा जब आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लोगे। बट कई लोग क्या करते हैं, उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं नेटफ्लिक्स वाले को चला के, और फिर उसे यूट्यूब और एनी अदर जो इलीगल वेबसाइट्स होती है वहां पे लोड कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, और लोग फ्री में उसको देख रहे होते हैं फिर। तो जिस बेचारे ने वो मेहनत की होती है उसको उतना पैसा नहीं पहुंच पाता इस चीज का। ठीक है, तो ये इलीगल डाउनलोडिंग यहाँ पे यही चीज समझा रहा है कि कैसे कॉपीराइट्स लॉ को आपको खतरे में लाता है ये चीजें। And how to prevent it? Movie piracy has actually decreased significantly through BitTorrent and other traceable methods as the adoption curve of Netflix and other streaming options has increased. जैसे जैसे Netflix, एलटी बालाजी या Z5 और भी हमारे पास Amazon प्राइम है, आपके और भी अदर चीजें हैं, तो जैसे जैसे ये पॉपुलर होती जा रही है, हमें 300 रुपये महीना या 1,000 रुपये 6 महीने का उस तरीके से सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो हम भी ऑप्ट करना चाहते हैं कि हम इलीगली कोई चीज घटिया क्वालिटी में ना देखें। 15 डेज 30 डेज में हमें नेटफ्लिक्स में वो चीज अवेलेबल हो जाती है, अमेजन प्राइम पे अवेलेबल हो जाती है। तो हम एक सब्सक्रिप्शन के साथ लीगल वे में उसको अब देखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा कॉस्ट नहीं ले रहा है ये साल भर का। ठीक है, अगर आप देखें तो एक नॉर्मल मूवी अगर आप सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं
तो 400-500 रुपीज ऐसे ही खर्चा हो जाता है। तो वही चीज आपने अगर सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो इट अलाउज यू टू हैव एक्सेस ऑफ thousands of data, movies, songs and other contents, web series, और बहुत कम कॉस्ट में आपको अवेलेबल हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो पहले के मुकाबले अब आपका मूवी पायरेसी कम हो गया है। द आंसर देयर इज सिंपल, मेक इट चीपर एंड इजियर टू एक्सेस मीडिया इन ए लीगल मैनर। क्योंकि पहले क्या था, आपको थिएटर में ही देखने को मिलता था, अदरवाइज उसके अलावा अगर लेनी है तो सीडीज आती थी, बट वो बहुत महंगी होती थी, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए एक सीडी। वही चीज आज आपको 300-400 रुपए में महीने भर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, एक एक घंटे में आप मूवी खत्म करते जा रहे हो और थाउजेंड्स ऑफ मूवीज का एक्सेस मिल रहा है आपको। बट एक्चुअल में वो जो मूवी ओनर है उसको भी तो पैसा जा रहा है ना लीगली आज। तो दोनों पार्टीज को हेल्प हो रहा है, हमें भी एज ए देखने वाले को और जो बनाने वाला है उसे भी, ठीक है। Then other child pornography is considered to be a depiction of a minor or individual who appears to be a minor who is engaged in a sexual related conduct. चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए भी हमारे कंट्री में एक्ट्स बने हैं, लाइक आईटी एक्ट एंड इंडियन पीनल कोड 1860, इस तरीके की इलीगल चीजें जो हैं, क्योंकि जो पोर्नोग्राफी होता है वो भी 18 प्लस एज को अवेलेबल होता है, ठीक है, या फिर इलीगल होता है उससे कम एज में बनाना, शेयर करना, उस तरीके से। तो हमें इन चीजों को भी प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। फिर आता है नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। With the growth in online services and internet use, there are many opportunities for criminals to commit scams and fraud. Okay. There are dishonest schemes that seek to take advantages of unsuspecting people to gain a benefit. कैसे देखो, प्राइस स्कैम्स होते हैं, आपने सुने होंगे, मनी स्कैम्स, रोमांस स्कैम। कई बार आपने देखा होगा, फ्रेंडशिप करने के लिए ये नंबर डायल करें, अखबारों में आते हैं या फिर आपने कहीं अदर वेबसाइट्स में देखे होंगे। एक्चुअल में वो आपसे मॉनिटरीली चार्ज कर रहे होते हैं। उनका क्या होता है, नेटवर्क प्रोवाइडर्स के साथ जो होता है पहले के, तो जितनी देर आप उससे बात करोगे नेटवर्क प्रोवाइडर्स से, वो उस चीज का चार्ज लेते हैं और धीरे धीरे वो उस पर आपको और चीजें अवेलेबल कराते हैं। एक आपने अगर कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया तो धीरे धीरे वो उसके साथ मल्टीपल चीजें आपको और ऑफर करते हैं। Then threats and extortion scams, jobs and investment scams। आप विप्रो में जॉब पाएं मात्र 1 लाख रुपए करके इस तरीके से, और आपसे पैसे लेके भाग जाता है बंदा। जॉब्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट, आप प्लॉट में इन्वेस्ट करें, मात्र 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 5 साल में डबल डे ट्रिपल डे प्राइस लें, बट एक्चुअल में आप 5 लाख देते हो, वो बंदा पैसे लेके भाग जाता है। तो ये सारे आपके